जी टीवी का दफ्तर है जिसके मालिक का 22,057 करोड़ का लोन मात्र 6.5 करोड़ लोन में चुका दिया गया, क्लियर कर दिया गया। 99.7% लोन माफ हो जाता है। ये कैसे होता है सर? थोड़ा और हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ते हैं ना सर, तो बस राजाज्ञा करके 100% भी माफ कर दें कि चाहते हैं साहेब तो आपको माफ कर दे, जाओ फिर से मत करो। कितना 23,000 करोड़ खाया, ठीक है ठीक है, अब साहब ने बोला इस बार जाने देते हैं लेकिन 23,000 करोड़ फिर मत खाओ। बस ये लेवल पे काम हो रहा है। विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या की, उनके लिए तो कोई ऐसी बॉडी नहीं बनाई गई कि अगर फसल खराब हो जाती है, घाटा होता है, वो भी तो बिजनेस है ना। आप बीज लगाते हो, आप बोते हो, आप मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, उसका फसल खराब हो जाती है, उसके लिए कुछ नहीं है। और करोड़पतियों को बचाने के लिए एक से एक नियम है। मतलब मैं तो इकोनॉमिक्स का पोस्ट ग्रेजुएट हूं सर, मेरे समझ में नहीं आते हैं कि ऐसे नियम कैसे बन सकते हैं। सर ये बेसिकली ये है कि किसान इतनी बड़ी तादाद में मर रहा है, हर छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी रोज बुरा हाल है। रहा है सर, और रिस्क एक्चुअल ले रहे हैं, वो मार्केट की रिस्क ले रहे हैं। वॉर कहीं हो रहा है तो इनकी जो एक झूठे वॉर से जो क्रिएट करते हैं आपस में, उसकी जो परिणाम होते हैं इनके उद्योग पे, छोटे बीच वाले और छोटे उद्योग पे, जीएसटी इनका जो तानाशाह कानून है, उसके जो सारे अपमान और मुश्किलें झेलते हैं, अरेस्ट होती है उनकी बिना वजह, ये सारा सब ये झेलने वाले लोगों के लिए कोई कवच नहीं। यकीन मानिए सर, आज के दिन सुभाष चंद्र, उस दिन कभी अनिल अंबानी, कभी किसी और जिसका एनसीएलटी में केस में हेयर कट मिला होगा, उसके घर के स्विमिंग पूल का पानी भी उस दिन नया डाला होगा उसने 3 बार, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होगा। उसकी नई विस्की की बोतलें खुली होगी उसके गेस्ट के लिए, और शाम को नई बिरयानी और अन्यथा अलग अलग व्यंजन बने होंगे। ये इतना अमानुष है, अमानवीय है कि मैं सोच नहीं सकता कि इस पर जो कमेंट किया वो विजय माल्या ने किया। आप हंसना चाहें तो हंस सकते हैं, सर पकड़ना चाहें तो सर पकड़ सकते हैं। उसने कहा कि मैंने तो इतना लोन लिया था, मुझसे तो तुमने इतना वसूल लिया, और इनसे जो है कोई नया सिस्टम बना लिया। तो विजय माल्या, जिसके ऊपर आरोप है, जो भाग गया है, वो अब सुभाष चंद्रा से सवाल कर रहा है, बधाई भी दे रहा है, सवाल भी कर रहा है। विजय माल्या एक प्योर बिजनेसमैन था और उसने बिजनेस लेकर चला है। उसको बिजनेस में बिजनेस लॉसेस होते हैं, वैसे लॉस हुए थे, लेकिन फिर भी वो बेसिक कोर अमाउंट देने के लिए तैयार था, ब्याज के बिना। उसको भगाना सत्ता के लिए कुछ तो था कि उसके लिए जरूरी था, और जाते वक्त वो जेटली साहब को मिलके भी गया, तो उसको वो ऐसा वो कहता है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ वो क्यों बोल रहा है इस पर, उसको दर्द हो रहा है। उसको दर्द ये हो रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट में पे करने के लिए तैयार था और मेरा जेन्युइन लॉस हुआ था, फिर भी मुझे भगोड़ा होना पड़ा। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। देखिए, एक नई स्कीम मेरे समझ में आ रही है, हो सकता है आपको भी इसका फायदा हो। इस स्कीम में आप 1 लाख रुपए लोन लीजिए बैंक से, और आपको चुकाना पड़ेगा सिर्फ 1,000 रुपए। 1,000 रुपए आप चुका देंगे, बैंक उसके बाद आपसे हाथ मिलाएगा। बैंक का मैनेजर से भी ऊपर जो होते हैं वो आएंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, आपको कॉफी पिलाएंगे, कॉफी के साथ आपको शानदार नमकीन वमकीन खिलाएंगे, और उसके बाद आपको बाहर काजू किशमिश का पैकेट देकर छोड़ने जाएंगे। लेकिन ये सब तब होगा अगर आप मोदी जी के दोस्त हैं। अगर आप मोदी जी के दोस्त नहीं हैं और एक किस्त भी आपकी रह जाएगी, तो वही बैंक आपके यहाँ गुंडे भेजेगा, पुलिस वाले भेजेगा, आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। जो हो सकता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर बात करने के लिए मैंने राजू भाई को क्यों बुलाया। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। इस पर बात करने के लिए राजू भाई को मैंने क्यों बुलाया, क्योंकि राजू भाई उस प्रदेश से आते हैं जहां सैकड़ों हजारों किसानों ने आत्महत्या की है, विदर्भ में और बाकी जगहों पर। किसी का लोन, मैं मिला हूं कुछ लोगों से, एक काम के सिलसिले में मैं गया था तो कई सारे लोगों से मुलाकात हुई। किसी का लोन 1 लाख, किसी का लोन 1.5 लाख, किसी को 70,000 बचे हुए थे। और किसानों ने, चूंकि आत्मसम्मान उनका इतना था कि दरवाजे पर जब गुंडे वसूली के लिए पहुंचते थे बैंक के, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए किसानों ने अपने ही खेत में पेड़ से लटक कर जाने दी है। वही महाराष्ट्र है, और उसी महाराष्ट्र में जी टीवी का दफ्तर है जिसके मालिक का 22,057 करोड़ का लोन
मात्र 6.5 करोड़ लोन में चुका दिया गया, क्लियर कर दिया गया। हेयर कट है वो। अब वो हेयर का कट है। अब मैं क्या बोलूं, राजू भाई आज एक सुबह चुटकुला देख रहा था, हमारी दोस्त हैं अनुमा, आप भी जानते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। तो उसमें था कि पहले मेरा गाली देने का, मुझे लगता था गाली देना बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर मैंने लोगों की हरकतें देखी और तो सच में गाली देने का मन करता है। इससे पहले मैं गाली दे दूं, आपको माइक देता हूं कि आप बताइए क्या खेल चल रहा है, ये क्या तमाशा चल रहा है। 22,000 करोड़ के 6.5 करोड़ रुपए, और 50 सर लाख का कोई लोन लेता है मकान का तो 1 करोड़ रुपया चुकाता है इंटरेस्ट के साथ। सर मैं आपको इस मामले में ये बताऊं कि मुंबई में मैं रहता हूं, और मुंबई हालांकि अब इन्होंने हालत खस्ता कर दी है सारे देश की आर्थिक रूप से, लेकिन मुंबई वो हब है जहां पर ये सारे उद्योगपतियों के घर है और उद्योगपतियों का काम या हेडक्वार्टर ज्यादातर रहा करती है। मैंने एनसीएलटी की स्थापना हुई थी वहां, उस दिन से मैंने देखा है और मैंने सबको बोला है, यहाँ पर कई लोगों को बोला है, मेरे थोड़ा कई थोड़ा हमारे दर्शकों को एनसीएलटी के बारे में बताइएगा जी। एनसीएलटी वो एक बॉडी है जो यानी ऐसे उसको जुडिशियल अथॉरिटी की तरह भी नहीं जो काम करती हैं, और जो फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं, जो असल में जिनके ऊपर बहुत सारे कर्जे हो जाते हैं, जो इंडस्ट्रीज जो है जो जिनको बहुत सारी विवादों में फंस जाते हैं कर्जों के, और बैंक्स और उनमें एक विवाद खड़ा हो जाता है, वो एनसीएलटी में जाते हैं और उनका डिवैल्यूएशन होता है। फिर डिवैल्यूएशन होके वो दोनों बच जाते हैं, यानी जो बैंक के जो आला अधिकारी हैं जिन्होंने ये कर्जे दिए हैं वो भी बच जाते हैं, और हालांकि जिन्होंने चोरी करते हैं, यानी आमतौर पर क्या होता है भारत में, उद्योगपति कम और क्रोनी ज्यादा है, अब तो पूरे सारे क्रोनी ही हैं। वो बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लेते हैं, उद्योग को पूरी तरह से लॉस में दिखाते हैं, मनी लॉन्डर करते हैं विदेशों में, फिर वो उद्योग लॉस में गए हैं तो फिर विवाद हो जाता है, बैंक के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि लॉस में गए, ये बिजनेस लॉस है, बिजनेस है तो एक जुआ जैसा होता है, कभी भी लॉस हो सकता है। हाँ, वो ये सारे थियोरेटिकली करेक्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है इंडिया में। इंडिया में क्या होता है, आप बैंक से लोन लेते हो बड़े पैमाने पर, और बेसिकली गुजरात के जो ये मॉडल ही है, गुजरात में बड़े पैमाने पर लोन आपने देखा कि जितने भाग के चले गए हैं वो लोग सारे इसी तरह से बैंक से इतना मोटा लोन रकम उठ गई कि आपके और मेरे पैसे जो बैंक में सुरक्षित मानकर हमने रखे थे, या डिमोनेटाइजेशन के बाद में ये डिजिटल वो डिजिटल, पैसा डिजिटल, सोना डिजिटल, आप डिजिटल मैं डिजिटल, वो सब मोदी ने जो कर दिया वो इसकी वजह ही ये थी, ताकि आम आदमी का आखिरी तक, यानी चने वाले का, वड़ा पाव वाले का, समोसे वाले का, कचौड़ी वाले का पैसा सीधा जाके बैंक में पड़े, और बैंक में उसका करोड़ों हजारों करोड़ का रुपया सारा उद्योगपति जो क्रोनी मित्र हैं उनके, उनको मिले, वो मित्रों में बंडरबाट हो उसकी, और उसके बाद वो उनका पैसा लॉन्डर करके वो आधे इधर आधे उधर, आधी पार्टी को, आधी आरएसएस को, यहाँ वहां गायब कहाँ हो गए, वो विदेश में मॉरिशस, सेशल्स, कई और अन्य देश हैं उनके यहाँ जाए। फिर ये जो बिजनेस किया ही नहीं आपने, वो लॉस में तो जाना ही है। देखिए पांडे जी, आप अशोक जी, आप रोज चैनल पे बैठते हैं, कब 10-12 घंटा काम करते हैं, आपका चेहरा दिखाते हैं, गला सुखाते हैं, और फिर जाके कुछ थोड़ा बहुत पैसा मुनाफा दिख रहा हो तो वो बिजनेस से आता हुआ पैसा आपने तय किया है कि क्रेडिबल न्यूज हमने स्थापना की है, बैंक से 5-6 हजार करोड़ लोन उठाएं, उसके बाद आपके, लेकिन आपके मोदी और शाह मित्र होने चाहिए, ये पहली वो है उसकी शर्त। फिर आपकी गुजरात साठगांठ होनी चाहिए, वो होने के बाद आपने उठाए वो पैसे, वो कर दिए, गायब कर दिए, फिर आप लॉस में आ गए। आप काम तो कुछ करते नहीं हो, आप दिन भर लाइजनिंग करते घूमते हो, पॉलिटिकल लाइजनिंग। आप उद्योगपति कहने के लिए हो लेकिन हो तो क्रोनी, लोगों के पैसे पीएसयूज को लूट रहे हो, और अंततः आपका मैटर जाता है जिस बॉडी के पास, जिस बॉडी को नहीं ये सरकार ने जैसे कई चीजें बदली, उसमें नीति आयोग आया तो एनसीएलटी भी आया, तो नॉन परफॉर्मिंग जो कंपनीज हैं और जिनके कर्जे बहुत है उनको गेग लेके गए, फिर आपको हेयर कट दिया जाता है, नहीं आपको बताया जाता है कि खैर ये आपको इतना है, तो आपका समझ लीजिए 22,000 करोड़ का वो है लोन है, तो आपका 6,000 करोड़ में इसके आपकी वैल्यूएशन होती है। वहां पर रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, जो जजेस अपने जब वो जजेस होते हैं तो उनको भगवान के आदेश आते हैं,
उससे वो निर्णय ले लेते हैं, जो जजमेंट पास करते हैं उसके नीचे सिग्नेचर नहीं करते, ऐसे जजेस आके एनसीएलटी में बैठे हुए। तो फिर एक क्रोनीज के पक्ष में 8-8 जो जजमेंट्स देते हैं वो सारे वहीं पे आते हैं एनसीएलटी में। वो वहां पर तय करते हैं इतना रुपया, तो या तो एक क्रोनी खरीद लेता है पूरा कंपनी और फिर ऊपर का फ्री। और अब जैसे आज सुभाष चंद्र के केस में कहा, उन्होंने जो पैसा लिया वो पैसा हजम, बात खत्म, कोई सजा नहीं, किसी कोई बैंक अधिकारी दोषी नहीं, ना सुभाष चंद्र दोषी है, ना एनसीएलटी में जजेस है, उनको कोई आत्मसम्मान या विवेक की भावना नहीं है, लोगों के पैसे हैं वो ठगे कैसे गए वो देखे, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई आईटी नहीं, कुछ नहीं, ये हमारे लिए है, आपके लिए। और वहां पर बात खत्म हो जाती है और आपका समझ लीजिए 100 रुपए की जो वैल्यूएशन की, 100 रुपए का आपने लोन लिया है, आपकी कंपनी ही 10 रुपए में बिक गई। यानी जो आपने ठगा है लोन बैंकों का, वो आप हजम कर चुके हैं। अब आपने तो लॉस दिखाया, क्योंकि मैं एक बिजनेस, समझ लीजिए मैं एक न्यूज़पेपर चलाता हूं, मैं उतना ही चला सकता हूं, तो एक न्यूज़पेपर चलाता हूं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता हूं या फिल्म बनाता हूं, तो फिल्म बनते बनते मैं लॉस में गया, तो लॉस में मैं जा सकता हूं, ये प्रोबेबिलिटी है। 100 में से 10% या प्रोबेबिलिटी कि मैं गलत, यानी मेरा नाम जोकर भी लॉस में गई थी राज कपूर जी की, तो लॉस में गया तो मैं एनसीएलटी में गया और मैंने कहा मैं भाई लॉस में गया, मैंने जो कर्जे लिए वो माफ किए जाए। ठीक है, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन हम लोग करते हैं बैठ के, 4 जजेस जिनको इकोनॉमिक्स, बाद में कॉमर्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ भी नहीं, एबीसीडी मालूम, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ नहीं मालूम, उनको एक बैलेंस शीट अगर करने दिया जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट टैली करके नहीं दिखा सकते। ऐसे जो बीए एमए पास होके आते हैं वो वहां बैठते हैं, वो तय करते हैं कि हाँ भाई आपका कितना इतना। तो ये फिगर आता कहां से सर? आप हम लोग आप एक उदाहरण लेके चर्चा करते हैं। सुभाष चंद्र गोयल के मामले में जो फिगर तय हुआ है वो फिगर आया कैसे, कि या जेपी के मामले में हुआ था, जेपी बिल्डर के मामले में तय हुआ था, तो ये पैसा का जो है एनसीएलटी में जो तय होता है एयरकट, वो अनिल अंबानी के मामले में हुआ था। तो जब वो गुड बुक्स में थे, तो वो गुड बुक्स में नहीं क्यों रहे वो तो हमको मालूम है, धनखड़ जी को मालूम है और चंद्रबाबू नायडू जी को मालूम है, लेकिन अभी हम वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये फिगर आता कहां से, और जो बड़ा फिगर है जो गया, जो पानी में गया, पूरा गायब हो गया, कहां अदृश्य हो गया, वो गया तो कहां गया, उसका कौन जांच करेगा? तो एनसीएलटी एक ऐसी बॉडी बना के रखी है कि ये सारी दुविधा, ये सारी तकलीफें, इनसे क्रोनीज और मोदी मित्र जो है वो बच जाए। यानी आपने कभी पीएम केयर को, बीजेपी को, आरएसएस को पैसे दिए हैं, उनके झंडा लहराए हैं, उनकी फिल्में बनाने के लिए फाइनेंस किया है, और बाकी आपके एंड रूट से आप बाहर लेके गए हैं, आपके हजम हो गए, सारा माल खत्म। आज एक 2 दिन न्यूज आई तो 3 दिन लोग कोसेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है सर? जो इतना गड़बड़ कर सकता है तो लोगों की जिंदगी के साथ, उसको क्या ही फर्क पड़ता है? तो एनसीएलटी अपने आप में एक ऐसी बॉडी है जिसकी इतनी जांच होनी चाहिए सर, कि हर कोई एनसीएलटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, संस्था और जजेस, उनको पूरा ट्रायल पे रखना चाहिए। हर फैसले का इतना डिटेल उसकी जांच होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। और ये करेगा कौन सर? ये सत्ता से आज नहीं तो कल जाएंगे, वो जाने के बाद लेकिन मैं आपसे आ जाऊं सर, आ जाऊं उस पर, वो तो ठीक है। कौन सा हिसाब होता है जिसमें 22,000 करोड़ 57 लाख रुपए में सिर्फ 6,500 करोड़ वसूला जाता है, 99.7% लोन माफ हो जाता है? ये कैसे होता है सर? मतलब आप ये समझिए कि देखते देखते 21,000, और अगर जोड़ा जाए इसको तो 21,350 करोड़ रुपए बैंकों के डूब गए। बैंकों ने गारंटी ली है सिर्फ 5 लाख रुपए की। भाई मैं सरकारी नौकरी में रहा हूं, आपको अच्छी तरह से पता है, आपने पत्रकारिता की है, वहां भी आपने देखा होगा, आदमी रिटायर होता है तो जो पैसा मिलता है उसको, जो जिंदगी भर काट काट के जीपीएफ में यहां वहां उसने बचाया होता है, वो पैसा वो बैंक में रखता है बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए,
लड़का अगर नालायक है, चलो नौकरी खुलवा दी, घूस दे के उसकी नौकरी लगवा दी, और दूसरा कि अपना बुढ़ापा कट जाएगा, अब तो पेंशन भी नहीं मिलेगी, पहले कम से कम पेंशन मिलती थी, तो अपना बुढ़ापा आदमी का कट जाएगा, बीमार होने पे इलाज हो जाएगा, सरकार तो कुछ करती नहीं। तो ये पैसा अगर ऐसे ही 22-22 हजार डूबता रहा तो सर एलआईसी, बैंक, ये सब तो डूब जाएंगे। एलआईसी में लोगों ने पैसा लगाया हुआ है कि जब कुछ दिक्कत होगी, इमरजेंसी होगी, तो उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को मिलेगा। कल को एलआईसी कह देगी हमारे पास पैसा ही नहीं है। सर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है नया बना हो एक, वही अपने आप में मुझे लगता है जन विरोधी है, क्योंकि वो आपको और हमको लागू नहीं होता। जो वेलफेयर स्टेट में एक यानी हम लोग अंत्योदय की कल्पना करते, बस वो कल्पना ही रह गई है, लेकिन एक इंसान को, एक जो विवेकशील संविधानवादी इंसान है, उसको लागू नहीं होता। ऐसा एक ऊपरी तबके को बचाने के लिए कुछ बना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो इवन वो छोटे छोटे कैप वाले, मिड कैप वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको भी लागू नहीं हो रहा है। वो भी एक्चुअल जो बिजनेस करते हैं और लॉस में जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो रवैया है, जीएसटी हो, अचानक डिमोनेटाइजेशन हो, कुछ कुछ रूल लेके आते हैं और उससे बड़े पैमाने पर कई स्टार्टअप्स खत्म हो जाते हैं। छोटी मीडियम साइज के इंडस्ट्रीज खत्म हो चुके हैं, उनको ये सारा बचाया नहीं जाता। यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मेनली रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर एयर वीडियोकॉन इंडस्ट्री, फिर एयरसेल, फिर ये अब आज सुभाष चंद्रा, ऐसे बड़े डील्स में हो जाता है। या फिर जिस एक बड़े क्रोनी को, जिसको इंटरेस्ट है जिसमें, वो इंडस्ट्री को एनसीएलटी में घुमा फिरा के लाया जाता है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको एनसीएलटी का हम लोग शुरू से कह रहे हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने लाया जाता है। वो ट्राइब्यूनल उन्हीं के ऑन बिहाफ ऑफ 2 पीपल, एटलीस्ट 4 पीपल काम करती है। और वो वही आज तक देखिए, एनसीएलटी ने भारत के जो 2 क्रोनीज है उनके खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं लिया, कि उनको अनुकूल नहीं है ऐसा निर्णय नहीं लिया, या ऐसे आम एक कंपनी को या छोटी कंपनी को बचाया नहीं। ये बेसिकली बनाया ही इसी के। मैं तो मानता हूं कि ये पूरा बॉडी ही लॉलेसनेस पे बना। तो आपने जो कहा कि 99%, सर वो चाहे तो 100% ही कर दे, थोड़ा और हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ते हैं ना सर, तो बस राजाज्ञा करके 100% भी माफ कर दे कि चाहते हैं साहब तो आपको माफ कर दे, जाओ फिर से मत करो। कितना 23,000 करोड़ खाया, ठीक है, अब साहब ने बोला इस बार जाने देते हैं, लेकिन 23,000 करोड़ फिर मत खाओ। बस ये लेवल पे काम हो रहा है सर, और इतने कम दिनों में होता है ये, आप सोच नहीं सकते। इतने बड़े अमाउंट की ऑडिट करने में सर बहुत टाइम लगता है, उसका पूरा फोरेंसिक ऑडिट करना चाहिए। एक्चुअली सुभाष चंद्र की कंपनी की या रिलायंस की, या रिलायंस अनिल अंबानी वाली, उसकी अगर फोरेंसिक ऑडिट हो, एनसीएलटी में जो निर्णय दिए गए हैं उसके टाइप की करते हैं आप, तो आपको पता चलेगा सर उसके नीचे इतने सारे कंकाल है उनके अपने कबर्ड में, कि वो सारे कंकाल गिर जाएंगे सर। एनसीएलटी कोई एक आपको जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए, या पूरी इंडस्ट्रीज में या कंपनी में लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए या लॉलेसनेस खत्म करने के लिए बनाई हुई बॉडी नहीं, लॉलेसनेस लाने के लिए बनाई गई बॉडी है। और पुराने जो जजेस है, जो रिटायर होते हैं, उनकी कहीं पर जगह तो उनके लिए होनी चाहिए ना बैठने के लिए, रोज खाने पीने बैठने के लिए, वो जगह बनाई गई है। इसका कोई, देखिए आप अगर एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं तो उस अच्छे देश की अर्थव्यवस्था में एनसीएलटी का कोई स्थान ही नहीं है। और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का पूरा आप अध्ययन करेंगे तो सर आपको समझेगा कि ये पूरी तरह से पक्षपात से काम करता है। वही मैं आपसे कह रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर, मैं बाकी सब स्टेट की बात अगर छोड़ दूं, विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या की, उनके लिए तो कोई ऐसी बॉडी नहीं बनाई गई कि अगर फसल खराब हो जाती है, घाटा होता है, वो भी तो बिजनेस है ना, आप बीज लगाते हो, आप बोते हो, आप मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, उसका फसल खराब हो जाती है, उसके लिए कुछ नहीं है। फसल बीमा योजना ऐसी बनाई कि किसानों को 5 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए बीमा मिलता है किसानी के लिए। बहुत सारे किसान फसल बीमा योजना से बाहर हो गए। और करोड़पतियों को बचाने के लिए एक से एक नियम है, मतलब
मैं तो इकोनॉमिक्स का पोस्ट ग्रेजुएट हूं सर, मेरे समझ में नहीं आते हैं कि ऐसे नियम कैसे बन सकते हैं। सर मेन तो इस देश में सबसे बड़ा अगर मानसून का पैटर्न हमारे देश में अगर देखा जाए तो सबसे रिस्की बिजनेस किसान करता है। हाँ लेकिन बिल्कुल। किसान के लिए कौन सा एनसीएलटी है? किसान के लिए मरे तो मेरे लिए मरे क्या, हाँ ये ये बयान एनसीएलटी आया है। था। ये हाँ बयान ही उनके लिए अंतिम है सर। मैं जब हाँ हॉल ऑफ टेरर बिल्कुल बनाऊंगा आरएसएस का, तो उसमें सबसे ऊपर सत्यमेव जयते जैसा लिखते हैं वैसे लिखूंगा, मरे तो मेरे लिए मरे क्या। ठीक बात है। तो सर ये बेसिकली ये है कि किसान इतनी बड़ी तादाद में मर रहा है। हर छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी हाँ रोज अपनी बुरा हाल है। किस्मत से जूझ रहा है सर, वो रिस्क एक्चुअल ले रहे हैं। वो मार्केट की रिस्क ले रहे हैं। वॉर कहीं हो रहा है तो इनकी इनकी जो एक झूठे वॉर से जो क्रिएट करते हैं आपस में, उसकी जो परिणाम होते हैं इनके उद्योग पे, छोटे बीच वाले और छोटे उद्योग पे, जीएसटी इनका जो तानाशाह कानून है, उसके जो सारे अपमान और मुश्किलें झेलते हैं, अरेस्ट होती है उनकी बिना वजह, ये सारा सब ये झेलने वाले लोगों के लिए कोई कवच नहीं। ये सिर्फ क्रोनीज के लिए बनाया हुआ कवच है, जो कम से कम 10-20 हजार करोड़ का चूना लगा के बैंक को भागने की तैयारी में है, या भागे नहीं तो कम से कम यहां पीसफुल और पोस्ट एनसीएलटी लाइफ जीने के लिए तैयार है। या फिर हाँ आपकी मतलब मान लीजिए कि एनसीएलटी कह रहा है इनके पास पैसा नहीं है, जिस बंगले में रहते हैं उसको बेच दो, 100-200 करोड़ तो वहां से मिल जाएगा। जो प्रॉपर्टीज है, यही होता है ना हमारे आपके, जब लोन डूबते हैं हम नहीं दे पाते हैं तो यही होता है ना, हमारे मकान पे कब्जा करके उसको बेच दिया जाता है, हमारी गाड़ी पे कब्जा करके उसको बेच दिया जाता है। इनका क्यों नहीं किया जा सकता है? सर मुसलमानों का, गरीब से गरीब मुसलमान हो या अमीर से अमीर मुसलमान हो, सीधा उनका बुलडोज किया जाता है घर, बिना कानून को घर बुलडोज पूछे। कर दिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। बराबर, तो इनका तो पहले बुलडोज करना चाहिए। लेकिन आपको मैं विश्वास, आप यकीन मानिए सर, आज भी, आज के दिन सुभाष चंद्र, उस दिन कभी अनिल अंबानी, कभी किसी और जिसका एनसीएलटी में केस में हेयर कट मिला होगा, उसके घर के स्विमिंग पूल का पानी भी उस दिन नया डाला होगा उसने 3 बार। उसको उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होगा। उसकी नई विस्की की बोतलें खुली होगी उसके गेस्ट के लिए, और शाम को नई बिरयानी और अन्यथा अलग अलग व्यंजन बने होंगे। ये इतना अमानुष है, अमानवीय है, कि मैं सोच नहीं सकता कि किसी इंडिपेंडेंट, देखिए गरीब से गरीब देश, हमारे देश जैसा अभागी देश ये 12 साल में कोई नहीं होगा, क्योंकि सर गरीब से गरीब देश में भी इतनी मिलावट करने वाले क्रोनी नहीं है। गरीब से गरीब देश में भी अपनी ही बैंकों को लूटने वाले कोई नहीं है। सर एक स्टेट का डोमिनेंस इस पूरे देश को जिस तरह से बर्बाद कर रहा है, वो मैं कल्पना के परे है मेरे। और वो स्टेट जिससे महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे हमें, और विक्रम साराभाई जैसे हीरे मिले भारत को, साइंटिस्ट तो है, बिल्कुल साइंटिस्ट मिले। हाँ, उन्होंने जो किया सर, वो अनपैरेलल है। वो बेच रही है ना, अभी बेचा जा रहा है उसको। इसरो बनाया था, इसरो बेच रहा है, बात खत्म। हाँ, इसरो बस बनाएगा ही नहीं तो क्या क्या करेगा डीआरडीओ रह भी के? बेचा जाएगा सर, सब बेचा जाएगा बिल्कुल सर। बिल्कुल, हमें सबका पता नंबर नहीं आएगा। है, हमें पता नहीं है आपको, और मैं राजू पुरलेकर, आप अशोक जी पांडे हैं, हमारे पीठ पे लिखा होगा सर हम बिक गए हैं, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि पीठ पर लिखा है सर। और ठीक ये बात है। बिके इसलिए है कि ये जो क्रोनीज है वो उनके हेयर कट मारे जाए अच्छी तरह से। और ये जो जजेस एनसीएलटी में रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, जो अपने सुप्रीम और हाई कोर्ट में पहले जाके बर्बाद करके आते हैं देश को, वो यहाँ आके और बर्बाद करे। वो पहले सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बर्बाद करके आते हैं, यहाँ आके आर्थिक दृष्टि से बर्बाद करने के लिए आते हैं। ये एक भयानक स्थिति है, और एनसीएलटी को फौरन देश विरोधी मानना चाहिए हमें। क्योंकि सर ये आप तो पता चल गया कि आप तो बोल रहे हैं, मैं एक और एनसीएलटी का काम बताता हूँ, एक बेहतरीन। एक क्रोनी है जो मित्र क्रोनी में है, 2 मित्र क्रोनी में एक क्रोनी जो आता है, उसको किसी कंपनी पे बुरी नजर उसकी पड़ी और उसे चाहिए, तो वो कंपनी को एनसीएलटी तक खींचा जाता है। एनसीएलटी में उसको बेचने लायक प्राइस को बनाया जाता है, यानी जैसे कि 5,000 करोड़ की कंपनी है तो 100-150 करोड़ की कंपनी बनाया जाता है। फिर वो क्रोनी उस कंपनी को खरीद लेता है। अब ये खरीद को आप कोर्ट में रखिए, क्योंकि वो खरीद लेता है, यानी आपका अगर माल 5,000 रुपए का आपका घर में कोई एक शो पीस है, मैं आया, मेरी नजर उस पर पड़ी और मुझे पसंद आया, तो वो 3 लोगों की एक बॉडी आ गई और कहा चलो राजू भाई एक 100 रुपए में ले लो आप।
ये है एनसीएलटी का काम। बाप रे, समझ में नहीं आता है। और मैं आपको बताऊं, अभी एक साहब बता रहे थे कि एक बड़े अखबार ने ये स्टोरी अपने फ्रंट पेज पे लगाई थी और फ्रंट पेज से हट गई। सर तो इसमें बहुत पैसे इन्वॉल्व है, तो ये स्टोरी लिखना क्योंकि उसको दूसरे दिन भी अखबार निकालना है। वो अगर अखबार का आखिरी दिन होता तो वो स्टोरी लगा सकता था, लेकिन दूसरे दिन अखबार अगर निकालना है तो उसको कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल के लिए बैंक में जाने की जरूरत है। ये सारे अथॉरिटीज है, वही बैठे हैं पुरोहित वहां पर, तो उनको फेस करना जरूरी है। तो जिसने अच्छा, लिखी उस आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, हम क्या हंसी ही आती है, मतलब आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती है। गालिब का जो शेर था वो अब कायदे से समझ में आया, पहले नहीं समझ में आता था। विजय, इस पर जो कमेंट किया वो विजय माल्या ने किया। आप हंसना चाहें तो हंस सकते हैं, सर पकड़ना चाहें तो सर पकड़ सकते हैं। उसने कहा कि मैंने तो इतना लोन लिया था, मुझसे तो तुमने इतना वसूल लिया और इनसे जो है कोई नया सिस्टम बना लिया है। तो विजय माल्या जिसके ऊपर आरोप है, जो भाग गया है, वो अब सुभाष चंद्रा से सवाल कर रहा है, बधाई भी दे रहा है, सवाल भी कर रहा है। नहीं, मैं आपको सर एक बात बता रहा हूँ, मेरा अपना निजी ओपिनियन बताता हूँ। ये सब में जरूरी नहीं कि आप और कोई और सहमत हो। विजय मल्ल्या एक प्योर बिजनेसमैन था और उसने बिजनेस हाँ, बिजनेस जैसे चलाया। उसको बिजनेस में बिल्कुल। बिजनेस लॉसेस होते हैं, वैसे लॉस हुए थे, लेकिन फिर भी वो बेसिक कोर अमाउंट देने के लिए तैयार था, ब्याज के बिना। उसको भगाना सत्ता के लिए कुछ तो था कि उसके लिए जरूरी था, और जाते वक्त वो जेटली साहब को मिलके भी गया। तो उसको वो ऐसा वो कहता है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ वो क्यों बोल रहा है इस पर। उसका उसको दर्द हो रहा है। उसको दर्द ये हो रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट में पे करने के लिए तैयार था और मेरा जेन्युइन लॉस हुआ था, फिर भी मुझे भगोड़ा होना पड़ा। और यहां तो सारा, यानी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट का पता नहीं है, फिर देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेने वाला कोई तीसरा ही होगा। ये क्या हो रहा है गोरख धंधा, ये बिजनेस नहीं है, ये कुछ और है। ये मल्ल्या समझ रहा है, लेकिन मल्ल्या अभी पूरी हाँ, बात नहीं नेचुरली। बोल रहा है, क्योंकि उसको अभी भी खतरा कायम है। ज्यादा बोलेगा तो वो उसको पकड़ के लाएंगे, तो वो ज्यादा नहीं बोल रहा है। लेकिन मल्ल्या का एक एक्सेप्शनल केस है, ऐसा आज भी मैं मानता हूं कि वो प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए तैयार था और उसका लॉसेस जेन्युइन थे, तो उसको कंसिडर करना चाहिए था। लेकिन सत्ता को 10 लोगों को भगाना चाहिए था, 9 को भगाकर 1 को रखते तो उनके लिए बहुत भारी हो जाता उस टाइम में। इसलिए मल्ल्या को भी भागना पड़ा, और वो उस दर्द से अभी भी करा रहा है। उसी का बयान वहीं से आता है। सर दर्द होता है तो बयान आता है। तो बिल्कुल, कहीं तो आएगा, कुछ तो आएगा। तो सुभाष चंद्रा जी का लोन माफ हो सकता है, विजय माल्या जी उस पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन हम आप सोच के देखें कि जो गरीब किसान 50,000, 75,000 और 60,000 के लोन के लिए अपनी जान दे देता है, जिसका परिवार बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो तो बेचारा बोल ही नहीं सकता। उसके पास न ट्विटर है बोलने के लिए, ना अखबार है, ना कुछ और है। उसकी आवाज कौन उठाएगा? और मुझे लगता है कि जब हमने इस तरह के चैनल बनाए, द क्रेडिबल न्यूज हो, द क्रेडिबल हिस्ट्री हो, या जो वेबसाइट हम चला रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज करके, तो हमारी कोशिश यही है कि उन आवाजों को हम आप तक ला सके, उन बातों को आप तक ला सके जो बात पैसे की चकाचौंध में और पावर की पॉलिटिक्स में दबा दी जाती हैं। यही हमारी कोशिश है और ये कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। राजू भाई, आपका लगातार सहयोग मिलता है, आप लगातार समय देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक यू सर।